नमस्कार। जनसंवाद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंवाद भानु एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम समाज से जुड़े बहुत से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक बात ये समझी जा सके कि सामाजिक मुद्दों को ये समाधान में शासन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी की भूमिका भी क्या हो सकती है। अगर आप हमें कहीं से भी भानुप्रतापपुर या बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें कमेंट कीजिए। अगर आपकी समस्याएं ऐसी हैं जो छोटे से छोटे संख्या में भी अगर लोगों को प्रभावित कर रही है, चाहे वो आपका वार्ड हो, चाहे आपका वो जिला हो, चाहे आपका ब्लॉक का एरिया हो, कोई भी हो, गांव में आप पंचायत स्तर पे कोई भी ऐसी समस्या जिस पर बात की जा सके, जिस पर आप भी अपना मत बता सके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उन विषयों पर आपको ले करके चर्चा करने को तैयार हैं या आपसे जानकारी लेकर के चर्चा करने को तैयार रहेंगे। तो ये हो गई बात। अब आता हूं मैं आज के इस टॉपिक पे कि जो भानु प्रतापपुर में अभी अभी एक उपचुनाव का समापन हुआ है। भारी राजनीतिक उठापटक थी, काफी कौतूहल मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हर दिन कोई एक नई घटना हो रही है, कोई एक नया बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये कोई लगभग यहाँ से का मतलब जो राज्य की राजधानी है वहां से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर एक विधानसभा है, जहां पर जहां जहां पर इतनी सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी होती भी नहीं है आमतौर से। वहां का चुनाव बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि भाजपा और कांग्रेस के बिल्कुल नाक के सम्मान का चुनाव हो गया हो। बिल्कुल दोनों ही पार्टियां हेड टू हेड एकदम बिल्कुल आमने सामने आ गई थी। मुख्यमंत्री दोनों के मुख्यमंत्री स्तर पर भी काफी लोग इन्वॉल्व हो गए थे। लगभग भूपेश बघेल जी तो लगभग लगभग सीधे रोज ही मुख्य रूप से उस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए थे। उनके द्वारा ट्वीट किए जा रहे थे, उनके द्वारा एक माहौल तैयार करने को तैयार किया जा रहा था, पूरा की पूरी बात हो रही थी। ऐसे ही भाजपा के भी जो शीर्ष के नेता हैं, उनके द्वारा भी उस उपचुनाव में काफी ज्यादा भाग लिया जा रहा था। फिलहाल हुआ ये है कि जो उपचुनाव का परिणाम आ चुका है, इसमें जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं सावित्री मंडावी जी, उनको लगभग 21,000 20,000 वोटों से विजय वो हुई हैं और अब वो वहां पर विधायक हैं। पर जो जिस विषय पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो पूरे का पूरा एक राजनीतिक उठापटक हुई है, इसे हमें कैसे देखना चाहिए, ये किस तरह से हमें एक सूचना देता है, एक एक तरह से हमें एक भविष्य का एक हमें झलक दिखलाता है कि राजनीतिक राजनीति किस तरह से अब अपना रूप बदल रही है, स्वरूप बदलता जा रहा है। जो पूरा चुनावी माहौल है, इसमें किस तरह से पार्टियां अपने आप को बिल्कुल एक न्याय प्रिय पार्टी की तरह प्रस्तुत करती हैं। पर अ, होता यही है आमतौर पर कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, अन्याय के प्रति एक तरह का रूखापन देखने को मिलता है, एक तरह से उदासीनता देखने को मिलती है। लोग पार्टी से जिस तरह से वादे किए जाते हैं उस तरह से हो नहीं पाता। अब ये इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ भानु प्रतापपुर से सहिता समृद्ध जी हैं। सहिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी। अब ये देखेंगे, ये समझेंगे कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, तो इसको समझाने के लिए मैं सरिता जी के पास चलता हूँ। सरिता जी, अगर आप हमें बता पाएं कि ये जो उपचुनाव जब वहां के जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय श्री मंडावी जी, उनकी जब आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तो एक तरह से एक बात चल रही थी कि निर्विरोध चुनाव होगा। तो फिर हुआ क्या अचानक से, कैसे ये इतना युद्ध की तरह मैदान में बदल गया भानु प्रतापपुर का उपचुनाव? और जैसे उपचुनाव की मनोज मंडावी का निधन हुआ उसके बाद से एक तरह से खबरें थी कि निर्विरोध होगा, चुने जाएंगे उनकी जो वाइफ हैं। वो धीरे धीरे पता चला कि उपचुनाव का जो सूचना आई कि इतना चुनाव की तैयारी है, 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, 11 नवंबर को नामांकन जमा होगा, मतलब एक तरह से चुनाव की जैसे सूचना आई तो तब लगा कि नहीं, चुनाव उपचुनाव होगी। वरना पहले ये था कि सावित्री मंडावी ही निर्विरोध रहेगी, मतलब गोपनीय तौर पे जो खबरें थी। जी। तो ये एक एक पहली घटना तो यही हुई कि कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल बना हुआ था
कि निर्विरोध रूप से सावित्री मंडावी जी को विधायक घोषित किया जाएगा, पर अचानक से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को प्रस्तुत किया, ब्रह्मानंद नेताम जी। फिर उसके बाद अचानक से कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट को लिया। पर इस बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर में राजनीतिक भूचाल को शुरू किया। और वो दो घटना थी। मैं चाहूंगा कि सहिता जी आप हमें बताइएगा। एक, रुहाब भीमन जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, जो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव भी थे, उन पर एक एक शारीरिक शोषण का एक आरोप लगा, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनके खिलाफ काफी रैलीज भी निकाली गई, बीजेपी भी काफी हमलावर हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस बात का आंतरिक रूप से विरोध हुआ। ये दिखाने की कोशिश की गई या प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस बिल्कुल अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी। और उसके साथ में ही ब्रह्मानंद नेताम जी पर भी आरोप लगे। तो ये जो आरोप लगे, इस पर भी आप हमें थोड़ा बताइएगा, और वहाब मेनन की गिरफ्तारी तक भी हमें कुछ अगर आप बता पाए। ये रुहाब मेमन एक एनएसयूआई छात्र संघ के प्रदेश महासचिव रहे। तो इनको एनएसयूआई तरफ से चुनाव के समय चुनाव सह प्रभारी बनाया चुना गया था। तो जैसे नामांकन जमा करने का दिन आया, उस दिन ये सुनाई आया कि रुहाब मेमन जो है कांकेर में एक छात्र के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो जैसे ही ये नामांकन जमा शुरू हुआ, तो बीच में ये भाजपा के लिए एक मुद्दा बन गई कि जो कांग्रेस के जो एक क्या बोलना चाहिए चुनाव प्रभारी हैं, वो आरोप दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। ये एक तरह से मुद्दा रहा कांग्रेस के लिए। उसके ठीक दूसरे दिन ये पता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्या बोलना चाहिए मरकाम है। मोहन मरकाम जी जो कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष हैं। जी जी, राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं वो। को प्रेस जी कॉन्फ्रेंस में ये बताए कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो पास्को एक्ट के दोषी हैं। जी। तो ये जो एक घटनाक्रम, मुझे एक तरह से इस पर बिल्कुल जो एक अलग जानकारी मिली थी, वो मैं भी आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि सभी को ये मामला पूरी तरह समझ में आए। देखिए, पहले कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता जो काफी ज्यादा उपचुनाव में शामिल है, उन पर दुष्कर्म की का आरोप लगा, उन पर और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, ऑन द स्पॉट हुई। बिल्कुल उस महिला के साथ बदसलूकी करते हुए पाए गए। उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल ऑन द स्पॉट हुई। और इसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो गई कि ये बिल्कुल किस तरह से चल रहा है, अनुशासनहीनता है और ये बाकी चीजें। और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से कॉर्नर में जा भी रही थी पूरे मामले को लेकर के, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में। उसी समय होता यह है कि राज्य के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्री मोहन मरकाम जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि झारखंड के टेल्को थाना जो है, टेल्को एक क्षेत्र है, उस टेल्को थाना के क्षेत्र में जो ब्रह्मानंद नेताम जी हैं, उनके साथ साथ कुछ और आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और इसमें ये मामला 2017 या 2019 का है, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। पर ये मामला 2-3 साल पुराना है, जिसमें जिसके नाम पर अब उनकी खोजबीन भी की जा रही है। और एक तरह से उन्होंने ये भी बताया कि भाई, ये जो ये जो पूरा बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक पॉस्को एक्ट के आरोपी को टिकट दिया है। और ये काफी ज्यादा, इसमें भूपेश बघेल जी के साथ साथ पूरे के पूरे राज्य मंत्रियों ने भी काफी ट्वीट किए, काफी चर्चाएं हुई, और बीजेपी पर भी ये आरोप लगने लगे। अब इसके बाद जो होता है वो एक अलग ही एक घटनाक्रम को लेकर आता है। होता ये है कि इस बीच में जब ये दोनों घटनाक्रम हो रहे थे, जो पीसीसी के जो कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनके द्वारा जाने अनजाने में एक घटना हो जाती है कि उन्होंने किसी तरह से पॉस्को एक्ट में शामिल जो 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 लड़की जिन्होंने इन पर आरोप लगाए हैं ब्रह्मानंद नेताम जी पर, उन पीड़िता के नाम का खुलासा वो कर देते, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल राज्य आयोग जो है, उन्होंने कांकेर के जिले एसपी को इस मामले में एफआईआर फाइल करने और गिरफ्तारी को लेकर के नोटिस भी दिया। पर अब कांग्रेस के तरफ से ये मामले को बिल्कुल बिल्कुल दबा दिया गया, बिल्कुल इस पर बात नहीं की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। अभी तक भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये हो गया। अब इसके बाद एक जो अलग घटनाक्रम शुरू हुआ, जो दूसरे दूसरे तरफ से हुआ, ये कि झारखंड से पुलिस आती है छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ में आकर के भानु प्रतापपुर जाती है। पूरे मामले को अगर सरिता जी आप बता पाए कि हुआ क्या था, झारखंड से जो पुलिस आई थी उसके उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, और क्या समस्याएं सामने आई, क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? झारखंड की पुलिस की जो गिरफ्तारी थी वो आकस्मिक कांकेर पहुंची और सुबह सुबह जो है खबरें हैं व्हाट्सएप में आना शुरू हो गई कि झारखंड जो पुलिस है वो ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। इस दिन में किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह से न्यूज जिस तरह से लोगों के पास पहुंची तो एक तरह से अफरा तफरी मच गई। और झारखंड पुलिस जो आई वो सीधा कांकेर में आई। और यहाँ की जो भान प्रतापपुर में है भाजपा कार्यालय है, वहां पे भाजपा जितने कार्यकर्ता है वो सभी वही कार्यालय में ही जमे रहे। और कहा गया कि ब्रह्मानंद जो नेताम है वो भी वहीं थे। तो उस दिन तो कांकेर जो टीम आई थी झारखंड से वो भानु प्रतापपुर नहीं आई। बल्कि उस दिन जो भी है वहाँ कांकेर की जो पुलिस है उनसे जो भी चर्चाएं हैं तो वो चर्चाएं चली। दूसरे दिन हुआ ये कि दूसरे दिन जितने आरोपी का नाम है, 4 नाम है, उन सभी के यहाँ नोटिस भिजवाया गया सुबह सुबह कि वो जो थाने का वो ड्यूटी समय है उसमें आके उपस्थित हो करके। तो ये जितने थे वो तो गए नहीं, पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, वो उनकी जो टीम है, चुनावी जो प्रभारी वगैरह हैं भाजपा के, वो गए। और करीबन 1.5 घंटे तक उनकी जो भी बातचीत हुई तो वो स्पष्ट तौर पे ये बातें सामने आई कि नेताम है वो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। तो उनके 8 तारीख तक समय दिया जाए चुनाव तक करके ऐसी बातें आई सामने निकल। जी। तो आप देखिए, मैं जितना पूरे इस पूरे प्रोसेस से जितना मैं जिस पर बात करना चाहूंगा, जिस विषय पर मेरा ध्यान जा रहा है, देखिए आप कभी कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पॉस्को एक्ट लगा हुआ है और आप चुनाव में उतरे हुए हैं, या फिर आप किसी प्रकार से अगर किसी इनके पास जाएं, कोई संस्था के पास जाएं, सरकार के पास जाएं, और अगर आप इस तरह से मोहलत मांगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से किसी आम आदमी को पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इतना परमिशन मिल जाएगा कि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए समय भी दिया जाए, और वो भी जबकि ये मामला 2-3 साल पुराना है। ऐसा भी नहीं कि ये तुरंत का मामला है। तो क्यों कार्रवाई नहीं की, जबकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार है, उनके पास पूरा मौका भी था, वो प्रशासनिक दबाव भी बना सकते थे। तो वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात ये है कि जो चुनाव होते हैं उसमें हमेशा लोगों पर, जो भी कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो सही, उनके चरित्र पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो आरोप होते हैं वो सही या गलत होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं वो सही भी हो गलत भी हो। लोगों की जो भूमिका है वो तभी पता चलती है जब वो लाइट में आते हैं। ठीक बात है, ये हो सकता है, पर राजनीति बिल्कुल ऐसी क्यों होती जा रही कि दोनों तरफ ही चरित्र पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादातर ये बात की जा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर किसी तरह मामले को थाने तक रजिस्टर कराया गया है, मामला दिख रहा है, तो इस मामले में फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? राज्य प्रशासन इसको इस तरह से क्यों ले रहा है कि वो चुनावों को लेकर के बिल्कुल मतलब निष्पक्ष होकर के क्यों नहीं हो रहा है? पास कोई छोटा मोटा एक्ट तो है नहीं, ना ही कोई वो ऐसी बात है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर पाए, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं, उसको बनाया ही ऐसा गया। तो इस एक्ट में अगर कोई मामला दर्ज होता है तो इस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं इस पर गिरफ्तारी की गई, तुरंत लेकर के ले जाया गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसे हमें सोचना और ये भी समझना है कि आम आदमी और खास आदमी में क्या फर्क होता है। क्यों जो पूरा प्रशासन शासन है, जो पूरा तंत्र है, वो राजनीति की आहुति में चला जाता है, कहीं ना कहीं ये हमें समझने की जरूरत है। अब इसका एक अलग एस्पेक्ट है, भानु प्रतापपुर में, जहां पर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़े हुए थे, एक बिल्कुल एक नई शाख की तरह, बिल्कुल एक नई धारा की तरह एक अलग ही बात निकल के आई कि जिले के जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं ना ही बीजेपी से खुश है, ना ही कांग्रेस से खुश है। उनको ये लगने लगा कि उनके खुद के एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी बातों को सामने रख सके। इसलिए सर्व आदिवासी समाज ने एक बैठक बुलाई,
बैठक बुला करके अकबर कुर्राम जी, जो कि एक आदिवासी नेता हैं, एक सम्मानीय नागरिक हैं, उनको अपना एक कैंडिडेट बनाया और उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया। जितना चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव रूप भी देखने को मिला, और वो नेगेटिव रूप ये था कि जिले में जो आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के लोग थे, वो इसको एक तरह से ऐसे प्रचार कर रहे थे कि अगर आप एक व्यक्ति को, मतलब अकबर कुराम जी को, अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपके साथ बेटी और रोटी का संबंध नहीं किया जाएगा। मतलब आपके यहाँ ना ही शादी की जा सकती है, ना कराई जा सकती है, ना ही आपके साथ काम किया जा सकता है। इसका विरोध भी हुआ, और कहीं ना कहीं इसमें सरकारी कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी हुआ। बाद में इस आदेश को वापस लिया गया पार्टी की तरफ से। काफी घटनाक्रम हुआ। तो जो समझने वाली बात यह है कि इनकी बैठकों में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ राज्य स्तर के, सचिव स्तर के लोग शामिल हो रहे थे। तो क्या सर्व आदिवासी समाज के का ये जो बैठक होना है, एक कैंडिडेट उतारना है, इसको उतारने के पीछे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ है, जो कि अब छत्तीसगढ़ में अपना एक एक और प्रयास कर रही है कि हमें एक राजनीतिक जगह बनाने का मौका मिल सके, और ये काम हो रहा है। तो सरिता जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई, एक नए कैंडिडेट को खड़ा किया गया और बिल्कुल इस पर आगे काम करना गया, यहाँ तक कि दुर्ग कुंदल की एक सभा में ये भी कहा गया कि आने वाले जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, उसमें सर्व आदिवासी समाज अपने 50 से ज्यादा कैंडिडेट पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में उतारेगा। आपको क्या लगता है कि इन इन दावों में कितना दम है, और ये जमीन पर कितने ज्यादा ये इफेक्टिव हो पाएंगे? और ये सर्व आदिवासी जो समाज के द्वारा जो प्रत्याशी खड़े किया गया था, वो पहली बात जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो ये आरक्षण का मुद्दा रहा है। आदिवासियों का जैसे आरक्षण कम हुआ, जिससे कि आदिवासी वर्ग काफी नाराज थे। तो उनका ये कहना था कि हम अपने आदिवासी उम्मीदवार, कम से कम 400 उम्मीदवार उतारेंगे यहाँ। तो वो जैसे नामांकन का समय आया, तो उस समय करीबन 50 के आसपास नामांकन फॉर्म भरे भी गए थे। तो उसमें जातीय वगैरह के नाम से कई के रिजेक्ट भी हुए, और फिर बाद में सर्वसम्मति से अकबर कुर्राम है, उनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया। और अभी जैसे अब चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक प्रैक्टिकल के तौर पे था कि किस तरह से आदिवासी समाज का एक पार्टी बन भी सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल है। अगली बार जब विधानसभा चुनाव होगी, तो उसमें ये कह सकते हैं कि आदिवासी अ, अलग पार्टी बना के वो अपना प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं, या तो फिर ये अपना एक समझने की पार्टी जरूरत। बना सकते हैं। जी। तो ये हमें समझना होगा कि ये जो आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज का जो एक एंगल है, कहीं ना कहीं देखिए, वहां पर बीजेपी के लिए भी आदिवासी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी आदिवासी ही काम कर रहे हैं, और सर्व आदिवासी समाज के लिए भी आदिवासी ही काम कर रहे हैं। क्यों ये बहस का मुद्दा हो कि ये एक ऐसे क्षेत्र जहाँ आरक्षित सीटें हैं, क्यों ये बहस का मुद्दा होना चाहिए कि वहां से किसी एक आदिवासी को ही वोट जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के जो आदिवासी नेता है वो भ्रष्ट हैं। ऐसे ही बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है, सर्व आदिवासी समाज के नेता यही आरोप कांग्रेस और बीजेपी पर लगाते हैं। तो जो एक हमें भी ये बात समझना होगा कि ऐसे अब आदिवासी में भी आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ने लगी, जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं, या जो भ्रष्ट हैं, या बाकी चीजें चल रही हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा विषय है जिसको दिखा करके लोगों से वोट मांगा जा सकता है, या चर्चा की जा सकती है? देखिए, ये सारी चुनावी घटनाएं हुई हैं, इसके साथ में और भी छोटी छोटी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मशाल रैली हुई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें से दोनों ही आरोपियों को लेकर के, चाहे ब्रह्मानंद नेताम जी हों, चाहे मेनन हैं, उनके खिलाफ में नारेबाजी की गई, फांसी तक देने की मांग की गई। ये एक बहुत अच्छा प्रयास था कांग्रेस के द्वारा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत हुई, पर जो समझने की जरूरत है, जिसे हमें पूरी रूप से, जो जिस पर चर्चा मैं चाहता हूं कि आम लोगों में भी हो। देखिए, पार्टियां जब भी चुनाव आती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसी पार्टी के रूप में दिखाती हैं जो बहुत ही न्याय 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 को प्रिय है, न्याय को पसंद करती है, बिल्कुल न्याय संगत है, तर्क संगत है, बिल्कुल अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सारी पार्टियों का एक एक तरह से मोटा मोटा रूप होता है, एक आदर्श रूप दिखाने की कोशिश की जाती है। पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जैसे कि अभी हुए हैं, ब्रह्मानंद नेताम जी की गिरफ्तारी टल गई है, मोहन मरकाम जी के ऊपर कोई आरोप जो लगे गए हैं, जिस पर उनको नोटिस जारी किया गया है, उसका भी उस पर भी कार्रवाई का कुछ अता पता नहीं है। चीजें बिल्कुल शांत हो गई हैं, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना ही मीडिया चर्चा करना चाहती है।
हम ये बात को समझ सकते हैं कि ठीक है, जितना चुनावी माहौल था, गर्म था उस समय, उतनी मीडिया कवरेज नहीं हो पाई। पर अभी तो की जा सकती है। क्या प्रशासन इस बारे में अपने आप से ब्रीफिंग नहीं कर सकता कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देखिए, पॉस्को एक्ट कोई छोटा-मोटा एक्ट नहीं है, दुष्कर्म का एक्ट कोई छोटा-मोटा एक्ट नहीं है। मोहन मरकाम जी के द्वारा अगर पीड़िता का नाम लिया गया, ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। तो इस पर क्यों ना चर्चा हो? तो जब हमें हम ये चाहते हैं कि जब अगली बार आप किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति से मिले, तो इस बारे में ज़रूर आप उनको दिखाइए, बताइए कि आपके दिमाग में ये बात भी है कि राजनीतिक पार्टियाँ वोट लेने के नाम पर अपने आप को एक आदर्श रूप दिखाती है चुनावी माहौल में। और ये बात हम जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। ये बात उनको पता होनी चाहिए। हमें इतना बुद्धू नहीं दिखना है कि वो अपनी मर्ज़ी से हमें चलाते रहें। ये पूरा मुद्दा था। इस मुद्दे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। मैं सरिता जी से फाइनल कमेंट्स चाहूंगा कि सरिता जी, आप इस पूरे बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या कहना, अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? और एक तरह से अभी का जो उपचुनाव था, उसको लेकर कहा गया था कि ये एक सेमीफाइनल है, जो अब विधानसभा अगली बार जो चुनाव आने वाले हैं उसका सेमीफाइनल है। इस तरह से कांग्रेस भाजपा है, बाकी और भी अदर पार्टी हैं, वो अपना जोर शोर लगा ही रही। और साथ ही इस बार जो चुनाव में रहा प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी, उन्हें अपनी प्रत्याशी उतारी ही नहीं है। और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम इस बार अपनी प्रत्याशी नहीं उतारे। और जिस तरह से जितने भी उम्मीदवार रहे, किसी भी वर्ग से हो, निर्दलीय हो या चाहे भाजपा कांग्रेस हो, सभी उम्मीदवार आदिवासी ही थे। और अलग से जिस तरह से आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज के एक प्रत्याशी खड़े किए, इस तरह से यह है कि वो अदर जितनी पार्टियां हैं उस पे विश्वास ना कर, वो अपनी खुद की पार्टी स्थापित कर, वो अपना चुनाव खुद लड़ना चाहती है कि हम प्रत्याशी खड़े करेंगे सर्व आदिवासी समाज से, जो हमारा हित हम्म। करे। तो एक तरह से यही देख सकते। ठीक बात है। देखिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। ये सारा चीज आपके विवेक पर छोड़ते हैं। अगर आप मैं फिर से आपसे विनती करूंगा, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्थानीय मुद्दों पर हमें शामिल कीजिए। हम आपके साथ चर्चा करेंगे, चाहे मुद्दे कोई भी हों, किसी भी प्रकार के हों, कितने भी छोटे हों। अगर उससे दो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, अगर कोई एक इंसान भी इससे प्रभावित हो रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपके साथ सही जानकारी लेकर के इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं, तो हमारी बात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। इस पूरा एपिसोड के लिए सहिता जी, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आप सभी हैं। का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सुना। धन्यवाद।